3 आदमी हलाक हो गए थे। वैसे बहुत से मौके ऐसे आए थे कि जब मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए या अपनी किसी मुहिम की अंजाम दही के लिए कत्ल व गारतगरी करना पड़ी थी, लेकिन इतनी बेदर्दी से और इतनी मजबूरी के आलम में मुझे पहली बार इस तरह इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करना पड़ रहा था, जो मुझे खुद पसंद नहीं था। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ऐसी ही थी, मैं क्या कर सकता था। बाहर पहुंचकर मैंने अपने लिबास वगैरह का जायजा लिया और फिर लाशों के अतराफ में निगाहें दौड़ाईं कि मेरी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जिसकी वजह से मेरे बारे में किसी को शुबे का मौका मिल सके। लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। चुनाचे मैं वहां से आगे बढ़ गया। अब मुझे ऐसी जगहों की तलाश थी जहां से मैं वापस पहुंच सकूं। जहां तक मेरा अंदाज़ा था, ये जजीरा भी शहजादों के जजीरों में से एक होगा। इसका नंबर क्या था और ये कौन सा था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। आबाद जगह तक पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया। एक जगह मुझे एक पिकनिक पार्टी नजर आई। उसमें कुछ लड़के और लड़कियां गा बजा रहे थे। एक लड़का अकॉर्डियन बजा रहा था और 2 लड़कियां रक्स कर रही थीं। मैं उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। उन लोगों की मौजूदगी ये जाहिर कर रही थी कि यहाँ से वापसी में मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद मैं उस साहिल पर पहुंच गया जहाँ स्टीमर आ जा रहे थे। ये स्टीमर आखिरी जजीरे तक जाते थे और वहां से वापसी पर उन जजीरों से लोगों को उठाते हुए चलते थे। यहाँ मुझे वापसी के लिए स्टीमर में जगह मिल गई और मैं उसमें बैठकर चल पड़ा। रास्ते में और कोई खास वाकया पेश नहीं आया था। मैं थोड़ी देर के बाद वापस साहिल पर पहुंच गया और फिर वहां से एक टैक्सी लेकर अपने होटल पे कार्ड ग्राउंड टावर की तरफ जाना अब मुनासिब नहीं था। वैसे सफेद फार्म के बारे में मुझे कोई खास बात मालूम नहीं हुई। अलबत्ता उसने जो नाम बताया था, पता नहीं उसकी क्या हकीकत थी। उसके बारे में मैं मालूमात कर लेना चाहता था। चुनाचे पे कार्ड में आकर मैंने कुछ देर आराम किया, लिबास वगैरह तब्दील किया। बहुत से ख्यालात जहन में आ रहे थे। मैडम मरीसा के बारे में जब भी सोचता हैरान रह जाता। क्या वाकई सफेद फार्म का कहना दुरुस्त था? वो एक 21 साल लड़की थी, लेकिन उसकी गुफ्तगू, उसके लहजे से कतई इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सका था कि अगर वो मेकअप था तो फिर बात सिर्फ मेकअप के कमाल की ही नहीं थी। उसके अपने अंदाज में भी ये खास कैफियत थी कि मैं उससे हद से ज़्यादा मुतासिर हो गया। मैंने मादाम मरीसा पर लानत भेजी और वेटर को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। चंद लम्हात के बाद एक तवील कामत वेटर मेरे पास पहुंच गया। उसे मैं पहले भी कई बार देख चुका था। अच्छा मौद्दब सा आदमी था। मैंने जेब से एक नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा। मैंने पूछा, ट्रैकोश बात क्या चीज़ है? वो बोला, जनाब आली, गालिबन आप बाहर से तशरीफ लाए हैं। यहाँ इस्तांबुल में टर्किश बात का रिवाज है, कभी वहाँ तशरीफ ले जाइए। बहुत पुरलुत्फ गुस्ल होते हैं वहाँ के। ट्रैकोश सोफिया के इलाके का सबसे खूबसूरत बात है और अमीर लोग ही वहाँ जाते हैं। आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर से उसके बारे में पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा, उसका नाम ही ट्रैकोश है क्या? वो बोला, जी हाँ। मैंने कहा, तुम उसके बारे में और क्या जानते हो? वो बोला, बस जनाब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं खुद कभी वहाँ नहीं जा सका, लेकिन वहाँ की हसीन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। वेटर ने जवाब दिया और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और मुझे संभलना पड़ा। इसका मतलब है कि ट्रैकोश से कुछ ऐसी कहानियां भी वाबस्ता हैं कि जिनकी वजह से होंठों पर मुस्कुराहट आ जाए। मैंने वेटर का शुक्रिया अदा किया और वो बाहर चला गया। हसन पाशा और ट्रैकोश, ये दोनों नाम मुझे अजबर हो गए थे। ठीक है, पहले उन्हें ही देख लिया जाए। मुमकिन है इन सब बातों का ताल्लुक ग्रीन पोल से ही निकल आए। कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कम से कम आज की इस आवारागर्दी से मुझे जो फवायद हासिल हुए थे उनसे मैं इनकार नहीं कर सकता था। दर हकीकत यही तरीक़ाकार मेरी आज तक की ज़िंदगी में मेरा मावन रहा था। अगर मैंने लगे बंधे रास्तों पर काम करने की कोशिश की थी तो मुझे उनमें मुश्किलात पेश आई थीं, लेकिन जब मैं सब कुछ भूल कर सिर्फ दौड़ते हुए अपने लिए रास्ते तलाश करता था तो मेरी मंजिल आसान हो जाया करती थी। चुनाचे आज की इन कोशिशों में जो कुछ हुआ वो एक अलग बात थी, लेकिन मुझे एक नाम मालूम हुआ था। मुमकिन है ट्रैकोश बात का मालिक हसन पाशा मेरी इस मुश्किल का हल पेश कर सके जो मेरे जहन में थी। सबसे ज्यादा उलझन मुझे इसी बात पर थी कि अगर उनका ताल्लुक ग्रीन पोल से नहीं है तो फिर ये दूसरी पार्टी कौन है और इसका मकसद क्या है। ये जानना बेहद जरूरी था। उनके काम करने का अंदाज भी अजीब रहा था। जिस तरह उन्होंने कोशिशें की थीं, मैं कत्ल हो जाता तो फिर वो फाइल कहाँ से हासिल करते। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी ही उलझन का बायस थी। आखिर वो मुझे कत्ल करने के लिए कोशां क्यों थे? सफेद फार्म कमबख्त भी कुछ बताए बगैर मर गया था। अगर वो एक नाम भी न बताता तो उन तीनों इंसानों का कत्ल मेरे लिए बिल्कुल ही बेमकसद होता। दूसरे दिन ट्रैकोश बात जाने के लिए मैंने बाकायदा प्लानिंग की। सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं था। वहाँ कोई भी मुश्किल पेश आ सकती थी।
मेरे वसाइल भी यहाँ महदूद थे और मैं ज़्यादा चीज़ें हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी खुसूसी ज़हानत से काम लेकर कुछ ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम किया कि अगर कोई ख़ास मुश्किल पेश आ जाए तो कम से कम अपना दिफा कर सकूं। मैं एक टैक्सी में बैठकर ट्रेकोश चल पड़ा। ड्राइवर ने ट्रेकोश के नाम पर इत्मीनान से गर्दन हिलाई थी, जैसे ये नाम उसके लिए पूरी तरह जाना पहचाना हो। रास्ते में भी मैं मोहतात रहा था। यहाँ कदम कदम पर ऐसे ही हालात पेश आ रहे थे जिनकी बुनियाद पर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि पूरे इस्तांबुल में मेरे दुश्मन फैले हुए हैं। लेकिन ट्रेकोश बात तक पहुँचते हुए मुझे कोई उलझन पेश न आई। सोफिया के दीवार के सहारे सहारे आगे बढ़कर एक जगह ट्रेकोश बात का नियॉन साइन नजर आ रहा था। मैं यहाँ से पहले भी गुजर चुका था, लेकिन उस वक्त मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। ट्रेकोश बात की खूबसूरत इमारत के सामने टैक्सी रुक गई थी। मैंने टैक्सी से उतरकर बिल अदा किया, फिर टहलने वाले अंदाज में आगे बढ़ गया। इमारत को दूर से देखकर ही ये अंदाजा होता था कि वो अंदर से किसी कदर खूबसूरत होगी। अंदर पहुंचा तो एक बड़ा सा हॉल नजर आया जिसमें मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। 2 रिसेप्शनिस्ट लड़कियां मुख्तलिफ गोशों में बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। मैं उनमें से एक के करीब पहुंच गया और उसने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। बोली, यस प्लीज। मैंने कहा, मैं बात लेना चाहता हूँ। उसने एक कार्ड बनाकर मेरे हवाले कर दिया। बोली, यकीनन। उसी कार्ड पर मुझे अदायगी करना थी, चुनाचे मैंने जेब से रकम निकालकर उसके हवाले कर दी। रिसेप्शनिस्ट बोली, बराह करम सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाइए, आपको पूरी तरह गाइड किया जाएगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है, और उस दरवाजे की जानिब बढ़ गया। पहले मैं यहाँ की सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ हो जाना चाहता था। उसके बाद कोई कदम उठाना मेरे लिए सूदमंद होता। चुनाचे उस वक्त एक आम गाहक की तरह मैंने बात लेने का प्रोग्राम बना लिया था। अंदर दाखिल हुआ तो एक और खूबसूरत लड़की ने मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन उसे देखकर मुझे नजरें झुका लेना पड़ी थी। लड़की इंतहाई मुख्तसर लिबास में थी और इतनी हसीन थी कि एक बार देखने के बाद उसे बार बार देखने को दिल चाहे, लेकिन उसके अंदाज में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे किसी हल्के या ओछेपन का इजहार हो। वो मुझे साथ लिए हुए एक तरफ बढ़ गई। लड़की ने कहा, ये क्लोक रूम है, प्लीज अपना लिबास वगैरह यहाँ रख दीजिए, आपकी तमाम चीजें पूरी तरह महफूज होंगी, आप इसके लिए जरा भी परेशान ना हो। मैंने जवाब दिया, ठीक है। वो बोली, जरूरत की जो भी चीज आपको दरकार हो यहाँ से हासिल कर लें। इसके अलावा भी मजीद अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बराह करम सामने लगा हुआ वो सफेद बटन दबा दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मैंने जवाबन कहा, ओके। लड़की ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। शायद वो मुझसे इतनी संजीदगी की तवक्को न कर रही हो, या फिर खुद संजीदा रहकर अपनी हैसियत बढ़ाना चाहती हो, लेकिन मैंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। मैं क्लोक रूम में दाखिल हुआ, लिबास वगैरह उतार कर वहां रखा। बाजिंग अंडरवेयर पहनते हुए मैंने पिस्तौल निहायत एहतियात से उसमें महफूज कर लिया और ये सोचकर उसे अपने आप से दूर नहीं किया था कि पता नहीं कहाँ उसकी जरूरत पेश आ जाए। यहाँ एक फहरिस्त भी लगी हुई थी जिसमें मुख्तलिफ अकसाम के बात के बारे में लिखा था। स्टीम बाथ, मड बाथ और ऐसे ही दूसरे अकसाम के बात थे। लड़की ने यह पेशकश कर दी थी कि किसी चीज के सिलसिले में अगर मुझे कोई उलझन दरपेश हो तो वो मेरी मदद करेगी। चुनाचे चंद लम्हे तक सोचने के बाद मैंने स्टीम बाथ ही का फैसला किया और एक राहदारी से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया जहां एरो का निशान स्टीम बाथ की तरफ इशारा कर रहा था। उस राहदारी से गुजरने के बाद मैं एक आखिरी सिरे पर पहुंचा तो यहाँ 2 और लड़कियां मौजूद थीं। उन लड़कियों ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर उनमें से एक ने कहा, प्लीज अगर आप स्टीम बाथ लेना चाहते हैं तो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाइए और अपनी पसंद से। मैंने जवाबन कहा, आपको मुझे गाइड करना होगा। वो कहने लगी, जी हाँ जरूर, और मेरे साथ ही अंदर बाथ में दाखिल हो गई। अंदर का माहौल इंतहाई खूबसूरत और रोमानी अंदाज का था। मध्यम मध्यम रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, जगह जगह पाइप लगे हुए थे और उनमें खूबसूरत टूटियां सी नजर आ रही थीं। उसने एक डायल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से आप हीट कंट्रोल कर सकते हैं। इसे खोलने के बाद ये बाथरूम हल्की और खुशगवार स्टीम से भर जाएगा और आप अपने बदन के तमाम मसाम खुलते हुए महसूस करेंगे। अगर आप चाहें तो मुझे अपने साथ बात करने की दावत दे सकते हैं, मैं आपको गाइड करती रहूंगी। मैंने जवाबन कहा, जी नहीं शुक्रिया, और लड़की मुझे अजीब सी निगाहों से घूरती हुई बाहर निकल गई। मैंने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली थी। उसके बाद मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर स्टीम बाथ के पाइप खोलने लगा। हल्की हल्की स्टीम खारिज होने लगी और मुझे अपने खुले हुए बदन पर वाकई एक लतीफ सी कैफियत का एहसास हुआ। इस किस्म के टर्किश बाथ के बारे में मैंने पहले भी सुना था। अमेरिका में भी इसी किस्म के 1-2 बाथ बनाए गए थे, लेकिन वहां कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था क्योंकि वहां जाने वाले लोग पसंदीदा निगाहों से नहीं देखे जाते थे।
बल्कि यूनिवर्सिटी में तो इस बात की खास तौर से हिदायत की जाती थी कि इस किस्म के बात न किए जाएं। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी। मैंने सोचा कि चलो ऐसी हालत में क्या नुकसान है, कम से कम यहाँ ज़मीर पर कोई चोट तो नहीं पड़ती। चुनांचे मैंने डायल पर एक ख़ास हीट सेट की और वो टूटियाँ खोलने लगा जिनके लिए मुझे हिदायत की गई थी। दरवाज़ा चूंकि मैंने अंदर से बंद कर लिया था, इसलिए किसी की मुदाखलत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। टूटियाँ खुलने से हल्की लतीफ़ भाप खारिज होने लगी और मुझे अपने बदन के मसाम खुलते हुए महसूस हुए। यूं लग रहा था जैसे पूरे बदन की ओवरहॉलिंग हो रही है। मुझे बहुत लुत्फ आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इससे कबल इस किस्म की बात से क्यों महरूम रहा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफतन मुझे एक खड़खड़ाहट सी महसूस हुई और फिर एक आवाज़ उभरी, ट्रिकोश के मेहमान, माफ़ करना, तुम्हारी शख्सियत हमारी निगाहों में कुछ मशकूक हो गई है। अपना मशगला तर्क करके मेरी बात का जवाब दो। ये अल्फाज यकीनी तौर पर मुझे ही मुखातिब करके किए गए थे। आवाज़ कहाँ से आ रही थी? बात के धुंधले माहौल में उसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। मैं साकित रह गया। फिर आवाज़ आई, तुम यकीनन मेरी बात सुन रहे होगे। मैं तुम्ही से ये सवाल कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारी शख्सियत हमारे लिए कुछ मशकूक हो गई है। यहाँ आने वाले मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन तुम्हें अपने बारे में तमाम तफसीलात बताना होंगी, वरना तुम्हें नुकसानात भी पहुँच सकते हैं। मैंने भारी लहजे में कहा, क्या तुम मुझसे कह रहे हो? आवाज़ आई, हाँ दोस्त, मैं तुम ही से मुखातिब हूँ। मैंने पूछा, कौन हो तुम? आवाज़ आई, मेरे बारे में जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं, ताहम अगर तुम इतने ही ख्वाहिशमंद हो तो ये सुन लो कि मेरा नाम हसन पाशा है और मैं ट्रिकोश बाथ का मालिक हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में मुतमईन करना पसंद करोगे? मैंने कहा, मुझे ताज्जुब है कि तुम अपने यहाँ आने वालों पर इस कदर गहरी निगाह रखते हो। क्या मालूम करना चाहते हो मेरे बारे में? आवाज़ आई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अगर सयाह हो तो तुम्हारा सामान कौन से होटल में है? ये तमाम चीज़ें हमारे लिए चेक करना ज़रूरी हैं और उसके बाद ही तुम्हें छुटकारा मिल सकता है। मैंने कहा, और इन तमाम चीज़ों की चेकिंग तक क्या मुझे इसी बात में रहना होगा? आवाज़ आई, अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकाले जा सकते हो। तुम्हारा सामान क्लॉक रूम से हमने अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी जांच पड़ताल की गई है, लेकिन तुम्हारी शख्सियत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। मैंने पूछा, आखिर तुम मेरी तरफ से क्यों मशकूक हो? दूसरी तरफ से जवाब मिला, एक शख्स जिसकी हमें तलाश है, तुम पर उसी का शुबा किया जा रहा है। इस बात पर मैं साकित रह गया। ये सूरत हाल खासी परेशान कुन थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये जगह बआसानी मेरे लिए चूहेदान बन सकती है। बाहर तौर मैंने अपनी मुदाफ़त के लिए कहा, मैं इस बात से बाहर आना चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हारी तसल्ली करने के लिए हाजिर हूँ। फिर आवाज़ आई, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल हुई हैं डियर, इसलिए इस बात से तुम्हारा होशो हवास के आलम में बाहर आना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, मगर मैंने कहना चाहा, लेकिन उसके बाद कोई आवाज़ सुनाई न दी। मैं बार बार उसे मुखातिब करता रहा, लेकिन कुछ अंदाज़ा नहीं हो सका। दफतन ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सर चकरा रहा हो। भाप में एक अजीब सी बू शामिल हो गई थी और यकीनन ये किसी ख्वाबावर गैस की बू थी। मैंने नाक दबाकर दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अब अंदर ही से नहीं बाहर से भी बंद था। मैं उस पर घूंसे बरसाने लगा, लेकिन मुझे अपने हाथ पांव बेजान महसूस होने लगे। घूंसे इस अंदाज में उठ रहे थे जैसे स्लो मोशन में कोई पिक्चर दिखाई जा रही हो। रफ्ता रफ्ता मेरे हवास जवाब देने लगे और फिर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं फर्श पर गिरा था या आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया था। ये भी अंदाज़ा नहीं हो सका था कि होश कितनी देर में आया। होश आया तो मैंने अपने अतराफ के माहौल को देखा। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आया, लेकिन ये सब्जा घास या दरख्तों का नहीं, बल्कि उस कमरे की दीवारों पर सब्ज पेंट किया गया था। सब्ज पर्दे लटकाए गए थे। जो फर्नीचर यहाँ मौजूद था उस पर भी अहमकाना अंदाज में सब्ज रंग ही किया गया था। खिड़कियों के शीशे सब्ज रंग के थे। पता नहीं ये हिमाकत क्यों की गई थी। छत पर एक फानूस लटका हुआ था जिसके शीशे सब्ज थे और उनमें सब्ज रोशनियां जल रही थीं। सारा माहौल सब्ज सब्ज नजर आ रहा था, लेकिन आंखों के लिए ये रंग बेहद पुरसुकून था। मैंने गहरी सांस ली और अपने बदन के नीचे बिस्तर को टटोलने लगा। बिस्तर की सब्ज चादर पर मैं उठकर बैठ गया। इंतहाई हसीन, नफीस और नर्म मुलायम बिस्तर था। मैं पांव लटका कर बैठ गया और चकराते हुए जहन को झटके देने लगा। अंदाजा लगाना चाहता था कि मेरी अपनी क्या कैफियत है। वाकयात रफ्ता रफ्ता याद आ गए और ये भी एहसास हो गया कि मैं हसन पाशा का कैदी हूँ। हसन पाशा मेरे मुंह से ज़ेरे लब निकला। चंद लम्हात इसी तरह गुजर गए, फिर दफतन दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई थी। एक रोशन छुआ अंदर आई और मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे में छोटा सा सुराख करके अंदर देखा गया है। गालिबन उसका कोई इंतजाम था। फिर चंद लम्हे के बाद दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आदमी अंदर दाखिल हो गया। सफेद रंग के सूट में ये बड़ी उम्दा शख्सियत का मालिक मालूम होता था।
اندر داخل ہونے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہوش میں آ گئے مسٹر؟ میں نے تیکھے انداز میں پوچھا، تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ احمقانہ انداز میں بولا، یقیناً آپ ہوش میں آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ بولا، جی نہیں، بلکہ مجھے تو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ کے ہوش میں آتے ہی میں اطلاع دوں۔ میں نے پوچھا، کسے؟ وہ بولا، یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے جواب دیا، تو پھر یہاں کیوں مر رہے ہو؟ جا کر اطلاع دو۔ اور وہ ایک دم پیچھے ہٹ کر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ واقعی کچھ کھسکا ہوا ہی معلوم ہوتا تھا، ورنہ یہ فضول بکواس مجھ سے نہ کرتا۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے ذہن کو سنبھال کر یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے یقینی طور پر حسن پاشا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دفتن میں نے چونک کر اپنے بدن کی طرف دیکھا۔ باتھ روم میں صرف ایک انڈر ویئر پہنے ہوئے تھا جس میں میرا پستول موجود تھا، لیکن اب میرے بدن پر ایک لمبا گاؤن تھا۔ انڈر ویئر بدستور بدن پر موجود تھا، لیکن پستول اس میں سے غائب تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں انتظار کرتا رہا اور تقریباً 15 یا 20 منٹ گزر گئے۔ پھر دروازے پر آہٹیں سنائی دیں اور اس بار جو لوگ اندر داخل ہوئے تھے ان کی تعداد 3 تھی۔ تینوں مقامی معلوم ہوتے تھے۔ بظاہر ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میری طرف سے غافل نہیں ہوں گے۔ دبلے پتلے بدن کے ایک شخص نے بگڑی ہوئی انگریزی میں مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ اگر میں نے ذرا بھی کوئی حرکت کی تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ شکل و صورت سے وہ تینوں ہی خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں سے نہایت ہی سلیقے سے گفتگو کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ اپنے اسی پروگرام کے تحت میں نے ان کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کیا اور شانے ہلا کر آگے بڑھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ دبلے پتلے بدن کا مقامی آدمی میری رہنمائی کرنے لگا، باقی 2 آدمی میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں سکون سے راہداریاں طے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اسی مقامی آدمی کی رہنمائی میں ایک چوبی دروازے کے سامنے پہنچ گیا جسے کھول کر مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا جو انتہائی نفیس فرنیچر سے آراستہ تھا۔ ہال میں تیز روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں مجھے ایک گٹھے ہوئے بدن کا خوبصورت آدمی نظر آیا جو ایک بڑی سی سیاہ میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں کے قریب مخصوص قسم کی جھریاں تھیں جس سے اس کے چہرے پر انتہائی شاطرانہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو اس نے گردن خم کر کے مجھے اپنے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر آگے جھک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بیش قیمت انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس نے گردن خم کر کے کہا، معزز مہمان کو، لیکن دفتن ہی میں نے اس کے چہرے کے عضلات میں ایک کھچاوٹ سی دیکھی۔ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دفتن اس نے میز کے نیچے لگی ہوئی کسی گھنٹی کا بٹن دبایا اور 2 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ وہ مضطربانہ انداز میں بولا، سنو، فائل نمبر 20 نکال کر لاؤ پھرتی سے۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور اس کی اس کیفیت پر غور کر رہا تھا۔ اندازہ یہی ہوا تھا کہ پہلے شاید وہ میری اصلیت سے واقف نہیں تھا، لیکن اب اس نے میری شکل پہچان لی تھی۔ آنے والے دونوں آدمی باہر نکل گئے، دوسرے افراد بھی باہر ہی رک گئے تھے۔ میں خاموشی سے اس شخص کو دیکھتا رہا۔ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی متغیر کیفیت سے اس کے اضطراب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے سوال کیا میں تم کو حسن پاشا کے نام سے مخاطب کروں؟ وہ بولا، ہاں، میں حسن پاشا ہی ہوں۔ میں نے ہی تم سے گفتگو کی تھی اس وقت جب تم بات لے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا تم ٹریکوش کے مالک ہو؟ بولا، ہاں، یہ میری ہی ملکیت ہے۔ میں نے کہا، لیکن بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم نے اسے مجرمانہ کارروائیوں کا اڈا بنا رکھا ہے۔ یہاں آنے والے لوگ باقاعدہ اس بات کے لیے ادائیگی کرتے ہیں، پھر باتھ رومز میں اس قسم کے سپیکرز کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے جن پر تم کسی کو مخاطب کر سکو؟ وہ بولا، پولیس والوں کی طرح جرح کر رہے ہو دوست، حالانکہ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری یہاں کیا پوزیشن ہے۔ میں نے کہا، میں اسی پوزیشن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے سوال کیا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ٹریکوش کا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا، تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا۔ بولا، نہیں معلوم ہو سکا، اس کا جواب دو۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھی، وہ جو میرے قتل پر آمادہ تھے، جنہوں نے مجھے گراؤنڈ ٹاور اور دوسری جگہوں پر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ غالباً تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک بے گناہ لڑکی تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ وہ بولا، تمام باتوں کا علم ہے، لیکن اس سفید فام شخص نے تمہیں کیا بتایا؟ میں نے کہا، یہی کہ وہ تمہاری ہدایت پر کام کر رہا تھا۔ وہ متحجرانہ انداز میں بولا، کب بتایا اس نے؟ میں نے کہا، مرتے وقت اس کے آخری الفاظ یہی تھے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ٹیمپلر مر گیا؟ میں نے کہا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام ٹیمپلر تھا۔
हाँ, उसके साथ एक नीग्रो भी था जो उसका इंतहाई वफादार साथी साबित हुआ और उसने भी उसके साथ ही जान दे दी। मकामी शख्स रिवॉल्विंग कुर्सी की पुश्त से टिक गया। ओह डीमन, डीमन, माय गॉड। फिर कुर्सी पीछे को झुक गई। मैं पुरसकून अंदाज में बैठा उसे देखता रहा। उसी वक्त वो दोनों आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक पैकेट उस शख्स के सामने रख दिया जिस पर रिबन बंधा हुआ था। पैकेट पर नंबर 20 लिखा हुआ था। उसने उन दोनों को एक इशारा किया जिसे मैंने महसूस कर लिया था और वो दोनों कमरे के दरवाजे के पास रुक गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।